आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आज के सुपर 8 में जो कि टेक्निकली अगर हम कहें तो एक तरीके का क्वार्टर फाइनल मैच होने वाला है, जो कि आज के इस मैच में चाहे वो इंडियन टीम हो चाहे वेस्ट इंडीज टीम हो, एक दूसरे के खिलाफ जब ईडन गार्डन के मैदान पर उतरेंगी कोलकाता में खेलने के लिए, तो जो भी टीम आज का यह मैच खेलेगी वो थ्रू कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए, और जो टीम इस मैच को हारेगी वो जाएगी टूर्नामेंट से बाहर। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। लेकिन अगर आप इतिहास में जाएं, टोटल कुल मिलाकर के 29 टी20 मैचेस जो ये दोनों टीमें आपस में खेल चुकी हैं टी20 फॉर्मेट में, हेड टू हेड की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें तो इंडियन टीम ने काफी बड़ा डोमिनेशन दिखाया है। कुल टोटल 19 मैचेस जीत करके केवल 10 मैचेस वेस्ट इंडीज की टीम ने जीते हैं। लेकिन जब बात आती है ईडन गार्डन कोलकाता की, तो 4 बार ये दोनों टीमें इसी मैदान पर भिड़ चुकी हैं एक दूसरे के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में, और उन चारों ही मैचेस को इंडियन टीम ने बड़ी आसानी से जीता है। हालांकि ओवरऑल वेस्ट इंडीज की केवल अगर हम बात करें तो 4 मैचेस तो इन्होंने इंडिया के खिलाफ इसी मैदान पर गंवाए हैं, जो चारों के चारों खेले हैं। लेकिन टोटल 7 मैचेस ये टीम इस मैदान पर खेली है। इंडिया के खिलाफ खेले गए उन चारों मुकाबले में तो हारी है, लेकिन बाकी तीनों मुकाबले ये टीम जीती है। हालांकि उसमें भी एक टीम स्कॉटलैंड की, एक टीम इटली की रही है जिनको इन्होंने हराया है, लेकिन एक टीम इंग्लैंड की भी रही है। तो इतिहास तो इनका निश्चित तौर पर ना तो इंडिया के खिलाफ और ना तो इस मैदान पर उतना बेहतर रहा है, खास करके इंडिया के खिलाफ। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इंडियन टीम जब आखिरी बार 5 टी20 मैच खेली थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2023 के अंदर, तो उसमें से 3 बार वेस्ट इंडीज की टीम ने हराया था और उस सीरीज को जीत लिया था। तो क्या वो कुछ चांस बना पाएगी इंडिया के खिलाफ, वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और मैच कहां पर होगा तो आपको मैंने बता ही दिया। बाकी 1 मार्च को शाम को 7 बजे से यह मैच ईडन गार्डन कोलकाता के मैदान पर जो खेला जाएगा, जहां पर ऑलरेडी 5 मैचेस इसी वर्ल्ड कप के अंदर खेले जा चुके हैं। और उन 5 मैचेस में देखें तो कुल मिलाकर के यहां पर वेस्ट इंडीज ने स्कॉटलैंड को हराया पहले बैटिंग करने के बाद, फिर यहां पर स्कॉटलैंड ने इटली की टीम को हराया पहले बैटिंग करने के बाद, फिर यहां पर स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड की टीम के खिलाफ खेले गए मैच में हार का सामना करना पड़ा इनको, यहां पर इंग्लैंड की टीम ने स्कोर को चेज करके जीता। फिर यहां पर इंग्लैंड और इटली वाले मैच में ऑब्वियस से चीज थी इंग्लैंड की टीम को जीतना था, और यहां पर वेस्ट इंडीज और इटली की टीम के बीच में हुए मैचेस में वेस्ट इंडीज को ही जीतना था। तो बेसिकली रिजल्ट चाहे जो निकल करके आया हो, टीम वही जीती है जो कि स्ट्रांग रही है। तो इससे बहुत बड़ा कंक्लूजन तो आप नहीं निकाल सकते या कुछ खास समझ नहीं सकते कि किस तरीके की पिच है। लेकिन मैं अपना ओवरऑल कंक्लूजन बताऊं, यहां पर पिचेस जो मिलती हैं बेसिकली, एक तो सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि सेकंड इनिंग में ओस आएगी या नहीं, वो तो हमको टॉस के बाद ही पता चलेगा। वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा टॉस के बाद के अपने अपडेट्स में। और पिच कौन सी यूज होगी वो भी देखना पड़ेगा कि जो पिच आज मैच के लिए यूज की जाएगी, क्या वो एक फ्रेश पिच है या कोई यूज्ड पिच है, और यूज्ड भी है तो उस पर कितने मैचेस खेले जा चुके हैं। काली मिट्टी की पिच है तो निश्चित तौर पर कितनी ग्रास की मात्रा उस पर है, लेयरिंग किस तरीके की है वो भी देखनी पड़ेगी। सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम पर बताऊंगा। तो बेसिकली पिछले मैचेस के बेसिस पर तो आप कुछ खास रिजल्ट निकाल नहीं पाएंगे। और इन्हीं 5 मैचेस में अगर आप देखें तो स्पिन को 27 और पेस को 48 विकेटें मिली हैं। सेकेंड इनिंग में उसमें से 31 विकेटें मिली हैं, और टोटल जो मिलाकर के ये 5 मैच में आपको पता है 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। तो निश्चित तौर पर एक जो ओवरऑल कंक्लूजन हमारा बनता है पिच रिपोर्ट को लेकर के, कि हमको देखना ही पड़ेगा टॉस के बाद की कैसी वहां पर कंडीशंस हैं। हालांकि कुछ बारिश की भी संभावनाएं बताई जा रही थी, जो कि फिलहाल तो अभी वेदर फोरकास्ट में नहीं है, बारिश की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती। तो ओस की जो संभावना थोड़ी बहुत बन जाएगी वो चेक करना पड़ेगा। वो आपको मैं टॉस के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। साथ ही साथ जो पिच, जैसा मैंने आपको बताया कि जो यूज की जाएगी आज के मैच में वो फ्रेश है या यूज्ड है तो कितने मैचेस हो चुके हैं और उसके हिसाब से उसका नेचर कैसा दिखाई पड़ रहा है, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपने बता दूंगा। वहीं पर अपनी फाइनल टीम भी दे दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे जो लिंक है, क्लिक करके जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन हो जाइए और अपडेट्स के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। सामने वेस्ट इंडीज की एक ऐसी टीम है जो कि इस वर्ल्ड कप में खतरनाक परफॉर्मेंस करके आई है। हालांकि सुपर 8 की जब हम बात करते हैं तो सुपर 8 में दोनों टीमें 2-2 मैचेस खेली हैं, और ये फंसी इसी वजह से है क्योंकि दोनों टीमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए अपने मैचेस में वन साइडेड हारी हैं। तो निश्चित तौर पर एक क्वार्टर फाइनल मैच जो कि इस तरह से है तो सुपर 8 का मैच कहना चाहिए इसको क्वार्टर फाइनल मैच। उसमें इंडियन टीम का प्लेइंग इलेवन या बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में उतरा था, क्या यही होगा, या हो सकता है कि बेंच पर से एक और ऑप्शन ट्राई किया जाए कुलदीप यादव को, जो कि स्पिन खेलने को लेकर के जो वीकनेसेस रही हैं, और खास करके ईडन गार्डन के मैदान पर जिस तरीके से स्पिनर्स को हेल्प मिलती है थोड़ी बहुत, क्या वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो निश्चित तौर पर इंडियन टीम ट्राई करेगी कुलदीप यादव को। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन होगा। और अगर कुलदीप यादव खेलते हैं तो ये ऑलरेडी कैसा परफॉर्म कर चुके हैं इस मैदान पर भी और वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी, वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि बाकी जो तीनों नाम हैं उनमें से मुझे कोई खेलता हुआ तो दिखाई नहीं पड़ रहा आज के इस मैच में। बाकी जो पिछले मैच है बॉलिंग इंडियन टीम की तरफ से हुई थी उसमें कुछ खास आपको रॉकेट साइंस तो है नहीं, आपको पता ही है। अर्शदीप, हार्दिक और जसप्रीत बुमराह। हार्दिक तो डेथ ओवर में कभी कभार बॉलिंग करते हैं, एक आध ओवर, वरना बुमराह और अर्शदीप आपको पूरे डेथ ओवर के फुल फ्लेजेड और पावर प्ले की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। हालांकि बुमराह ने पिछले मैच 5वें ओवर में शुरुआत की थी, मुझे नहीं लगता कि आज 5वें ओवर में शुरुआत करेंगे, या आज इनको अर्शदीप के साथ शुरुआत में ही बॉलिंग कराया जाएगा। बाकी वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर के पूरे बॉलर हैं ही, अक्षर पटेल भी, शिवम दुबे भी कभी कभार आकर के बॉलिंग थोड़ी बहुत करेंगे। मुझे लगता नहीं कि इनको बॉलिंग करानी भी चाहिए जिस तरीके से पिछले मैच की इन्होंने बॉलिंग करी थी। बाकी इंडियन प्लेयर्स का जो
करियर रहा है टी20 फॉर्मेट में, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। मुझे उसकी कुछ खास जरूरत महसूस होती नहीं, तो वीडियो को यहीं पर रोक करके देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर रिसेंट फॉर्म है, और इस रिसेंट फॉर्म को जिसमें इस पूरे वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस इंक्लूडेड हैं, उसमें साउथ अफ्रीका वाले मैच को छोड़ दें जिसमें इंडियन टीम की पूरी बैटिंग ही कोलैप्स कर गई थी बेसिकली, और बॉलिंग ने फिर भी ठीक ठाक काम किया था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस मैच में बुमराह ने 3 विकेट लिए थे, अर्शदीप ने 2 विकेट लिए थे, बॉलिंग ने ठीक ठाक काम किया था, लेकिन ओवरऑल बैटिंग कोलैप्स वहां पर हुई थी। और उस मैच के अलावा बाकी चाहे आप अभिषेक शर्मा को अगर आप उसमें से हटा दें, जो कि पहले 4 मैचेस में केवल 15 रन ही बना पाए थे, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने फॉर्म में वापसी करी, 55 रन की पारी खेली। संजू सैमसन को 2 बार मौका मिला है, अच्छे टच में तो दिखाई पड़ा है, लेकिन उस पारी को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट कर नहीं पाए हैं। ईशान किशन के बारे में, सूर्य कुमार यादव के बारे में, इवन हार्दिक पांड्या के बारे में भी, तिलक वर्मा भी, जिनको शुरुआत में रन तो बना रहे थे लेकिन स्ट्राइक रेट कम था, बैटिंग ऑर्डर में डिमोशन हुआ था। पिछले मैच 16 गेंद पर 44 रन बना डाले, ये भी फॉर्म में वापस आते दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी शिवम दुबे ने भी बहुत अच्छा काम किया इस टूर्नामेंट के अंदर, इवन सारे के सारे प्लेयर्स ने ही। तो फॉर्म को लेकर के तो कोई कंसर्न इंडियन प्लेयर्स की तरफ से आपको दिखाई पड़ने वाला है नहीं, लेकिन जब ये प्लेयर खेले हैं वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में तो कैसी परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं उसको देखें तो अभिषेक शर्मा की पहली आउटिंग होगी वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में। लेकिन 2 बड़े इंटरेस्टिंग प्लेयर हैं, संजू सैमसन और ईशान किशन। इनका बैटिंग एवरेज केवल 19 का है जब ये वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले हैं। और उसके अलावा चाहे सूर्य कुमार यादव की बात कर लें और इसके अलावा तिलक वर्मा की बात कर लें, ये दोनों तो कमाल खेले हैं। इवन शिवम दुबे के भी आंकड़े काफी अच्छे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि हार्दिक पांड्या भी वेस्टइंडीज के खिलाफ कुछ खास परफॉर्म कभी कर नहीं पाए। और उसके अलावा अक्षर पटेल के 6 मैच में 7 विकेटें हैं, अर्शदीप के 10 मैच में 14 विकेटें हैं, बुमराह के भी नंबर्स काफी कमाल के हैं। स्पिनर्स में ना तो वरुण चक्रवर्ती कभी खेले हैं, रिंकू सिंह कभी नहीं खेले हैं, सिराज कभी वेस्टइंडीज के खिलाफ नहीं खेले। लेकिन एक जो बहुत बड़ा मैच विनर साबित हो सकता है आज के इस मैच में, वो है कुलदीप यादव, जो 9 मैचेस खेल करके 17 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं वेस्टइंडीज की बैटिंग लाइनअप के खिलाफ। और उसमें अगर आप इस मैदान के भी आंकड़े को शामिल करें तो कुलदीप यादव ऑलरेडी यहाँ पर 23 मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस रखते हैं, 24 विकेट यहाँ पर ऑलरेडी ले चुके हैं। और बाकी जो प्लेयर्स उसमें अभिषेक शर्मा के आंकड़े भी यहाँ पर काफी बेहतर हो जाते हैं। इसमें सूर्य कुमार यादव के आंकड़े यहाँ पर थोड़े से खराब होते जरूर हैं, लेकिन बाकी सारे जो खिलाड़ी हैं वो इस मैदान पर हमेशा डोमिनेट करते रहे हैं। शिवम दुबे के आंकड़े निश्चित तौर पर थोड़े से कमजोर है, लेकिन उसको आपको गेम में लाना है ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके की फिनिशिंग इन्होंने इस सीजन के अंदर, इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर करी है ना, उसके बाद तो एक आउट एंड आउट एक बेस्ट ऑप्शन ऑलराउंडर के तौर पर हो ही जाते हैं। हालांकि जो बैटिंग ऑर्डर इनका है उसकी वजह से शायद आप इनको टीम में ना ले पाए। तो ओवरऑल मेरा अपना जो कंक्लूजन यहाँ तक के सारे नंबर्स देखने के बाद पता चलता है कि उसमें स्पिनर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षर पटेल हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, कुलदीप यादव हो गए, ये 3 ऐसे ऑप्शन है जो कि अगर प्लेइंग 11 में हो या ना हो, अगर है निश्चित तौर पर तभी अपनी टीम में ले पाएंगे। लेकिन अगर ये तीनों हैं या 3 में से कोई 2 ही है तो वो तो सीधे हमारी टीम में आ जाएगा बिना किसी क्वेश्चन के, चाहे पहले इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो। ओस आ रही है नहीं आ रही, उसमें कोई भी क्वेश्चन करने की आपको जरूरत है नहीं। बाकी उसी के साथ साथ अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह, ये 2 प्लेयर भी अगर टीम के अंदर खेल रहे हैं, जो कि खेलेंगे ही निश्चित तौर पर, बिना किसी क्वेश्चन के सीधे हमारी टीम में आएंगे किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो। और उसके बाद अब देखना पड़ेगा कि क्या संजू सैमसन आज के इस मैच में खेलेंगे या रिंकू सिंह की वापसी होगी। और अगर ऐसा कुछ होता है तो बैटिंग ऑर्डर फाइनली क्या होगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या, इनको तो हम कतई ड्रॉप कर नहीं सकते। एक रिस्क तो आप चाहे तो ले सकते हैं। मेरा सजेशन होगा कि आप इनको कप्तान उस कप्तान बना सकते हैं जरूर, लेकिन निश्चित तौर पर वो देखना पड़ेगा किस इनिंग की बॉलिंग होगी, पहले इनिंग की बॉलिंग होगी तभी आपको वो चीज करनी चाहिए। वरना आपके पास जो बाकी की बैटिंग है उसमें सूर्य कुमार यादव एक और सेफेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। और बाकी जैसा मैंने आपको कहा ना कि जो बाकी खिलाड़ी अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन और तिलक वर्मा, फाइनली हमको देखना पड़ेगा कि संजू सैमसन खेलेंगे या नहीं, और बाकी तिलक वर्मा खेल रहे हैं तो कहां पर बैटिंग करेंगे। फिलहाल तो इतना नीचे बैटिंग करेंगे तब तो उतना बेटर ऑप्शन है नहीं, तब उस कंडीशन में टॉप ऑर्डर के तीनों ही बैटर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वरना अगर ये प्रमोट होते हैं, संजू सैमसन बाहर बैठते हैं, जिसके चांसेस मुझे नहीं दिखाई पड़ते। और मुझे लगता है चूंकि संजू सैमसन ने पिछले मैच में विकेट कीपिंग करी है, ईशान किशन से विकेट कीपिंग नहीं कराई गई थी, और वही एक हिंट था बेसिकली बताने के लिए कि अब रिंकू सिंह के खेलने के चांसेस काफी कम दिखाई पड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि संजू सैमसन ही अब खेलेंगे। बाकी कुलदीप को लेकर के जो क्या अपडेट होगा वो तो टॉस के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल जो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उससे 7-8 प्लेयर तो छोड़िए, 8 से 9 ऑप्शन आपके पास ऐसे हो जाते हैं जो कि इंडियन टीम में, जिनको आप अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। लेकिन इन 8-9 ऑप्शन को आपको तभी पिक करना है वो देखने के बाद कंडीशन की किस तरीके से होगी कि जितने भी प्लेयर्स आपको मैंने बताए बेस्ट ऑप्शन के तौर पर होंगे, उनमें से फाइनली कितने आपको टीम में लेकर के जाने हैं वो थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हमको वेस्टइंडीज की टीम भी देखनी पड़ेगी, और उनके तरफ से कितने प्लेयर बेस्ट ऑप्शन के तौर पर हमारी टीम में आ सकते हैं उसको समझना पड़ेगा। उसकी बेसिस पर आपको फाइनल कंक्लूजन में दूंगा। फिलहाल तो आप यहाँ पर इनकी वीकनेसेस भी देख लीजिए इंडियन प्लेयर्स की। वेस्टइंडीज के खिलाफ जब ये लोग खेलते हैं तो उसमें संजू सैमसन एक चीज देखने को मिली है कि आप इनके शॉर्ट पिच गेंदें करिए, बाउंड्री पर प्लेयर खड़ा कर दीजिए ऑन साइड में, ये वहीं पर कैच देकर के लगातार आउट हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल
टाइप ऑफ बॉलिंग की बात करें तो अकील हुसैन पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके, 4 बार जेसन होल्डर पर आउट हो चुके, केवल 43 रन बना करके। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर भी आंकड़े बहुत ही पुअर हैं। इवन ओवरऑल अगर आप देखें तो स्पिन पर इनके आंकड़े ही खराब। इनको एक्चुअली चाहिए होती है पेस, जो कि है जरूर वेस्ट इंडीज के पास, लेकिन चेंज ऑफ पेस भी उनके पास काफी अच्छी है, स्पिन ठीक ठाक है। ईशान किशन की बात करें तो रोस्टन चेस पर 2 बार आउट हो चुके हैं उनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग पर, और मारियस एफर्ट पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। ओवरऑल ऑफ स्पिन पर इनके आंकड़े बहुत ज्यादा खराब हैं, वो तो विजिबल हैं। और बाकी सूर्य कुमार यादव और मारियस एफर्ट पर एक बार, 4 बार लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर। लेफ्ट आर्म मीडियम पेस ही बेसिकली इनकी एक कमजोरी है, और ये इस तरीके की बॉलिंग सामने की टीम में तो है नहीं, और इसी वजह से ये मेरे फेवरेट ऑप्शन आज के इस मैच में हो सकते हैं। बाकी हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा के भी आंकड़े अगर आप देखें तो मारियस एफर्ट एक कॉमन प्लेयर दिखाई पड़ रहे हैं जेसन होल्डर के साथ, जो कि एज अ बॉलर काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो प्लेइंग इलेवन में तो खेलेंगे ही दोनों के दोनों, चाहे रोमारियो सेफर्ड हो चाहे जेसन होल्डर हो। और इन्हीं दोनों ने पिछले वाले मैच में टीम तो इनकी हार गई थी, रोमारियो सेफर्ड भी और जेसन होल्डर की भी काफी बेहतरीन इनिंग आई थी एक, जिसमें ये लग रहा था कि 100 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन 180 के अराउंड ये लोग गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और बाकी इनके जो बैटिंग ऑर्डर है वो तो आप देख ही सकते हैं, जिसमें रोस्टन जेज एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं अगर आज खेलते हैं तो। और बाकी की बॉलिंग है उसमें रोमारियो सेफर्ड और होल्डर के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूं, बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। बैटिंग में किसको लेकर के जाना है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। बाकी बेंच के जो ऑप्शंस हैं वो आप देख लीजिए। बॉलिंग जो पिछले मैच में हुई थी जिसमें रोमारियो सेफर्ड ने भी 2 ओवर करे थे, ये बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो गया। आपने प्लेयर बैटल में भी ये चीज देख ली है। करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हो, और उसको देखने के बाद नंबर्स अगर आप रिसेंट फॉर्म के देखें तो जैसा मैंने आपको बताया, ये टीम पूरे टूर्नामेंट के अंदर काफी कमाल खेल रही थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन आखिरी मैच अपना बुरी तरह से हारी है और उसमें इनकी बैटिंग ही कोलैप्स करी है। तो इंडिया और वेस्ट इंडीज की जो टीमें हैं ना, वो काफी सिमिलर परफॉर्मेंसेस देकर के आई हैं यहाँ तक, और उसमें साउथ अफ्रीका के ही खिलाफ दोनों टीमें खराब खेली है, खास करके इनकी बैटिंग। बॉलिंग हालांकि अगर हम बात करें तो बॉलिंग भी वेस्ट इंडीज की जो अलग एक चीज रही है, इनकी बॉलिंग भी बिल्कुल पुअर साबित हुई थी। साउथ अफ्रीका जैसी बैटिंग के खिलाफ बिल्कुल नहीं चली थी, और उन्होंने इनके 170 प्लस के स्कोर को चेज करते हुए 9 विकेट से मैच जीता था। तो पिछला मैच तो इनका बहुत ही बुरा गुजरा, हालांकि उसमें भी जेसन होल्डर ने 49 रन बना दिए थे, 52 नबाद की पारी और रोमारियो सेफर्ड ने खेल दी थी। लेकिन इनका दोनों का जो मेन काम है एज ए बॉलर, बिल्कुल भी वहां पर सफलता इनको मिली नहीं थी। हालांकि रोमारियो सेफर्ड ने यहीं पर 5 विकेट भी ले चुका है इस वर्ल्ड कप के अंदर। पहले मैच में, सेकंड मैच में भी 1 विकेट लिया था, उसके बाद इनको उतनी बॉलिंग मिली नहीं है। तो ओवरऑल जो पूरी की पूरी टीम है, जिसमें से होप ये भी 2 अच्छी पारियां खेल चुके हैं 6 मैचेस में। ब्रैंडन किंग जो शुरुआत ठीक ठाक कर रहे हैं, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। सबसे बेहतरीन फॉर्म में इस टीम के अंदर कोई प्लेयर रहा है तो है सिमरन हेटमायर और सरफराज रदरफोर्ड। दोनों ने अगर पिछला मैच छोड़ दें तो उसके पहले कमाल की बैटिंग परफॉर्मेंसेस की हैं। तो ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट वैसे भी इंडिया के खिलाफ हो सकते हैं, तो इनमें से किसको लेकर के जाना है ये भी समझना पड़ेगा। बाकी प्लेयरों का जो फॉर्म रहा है वो बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, कभी चले हैं, ज्यादातर मौकों पर नहीं चले हैं। और बाकी जेसन होल्डर और साथ ही साथ रोमारियो सेफर्ड भी अगर बात करें तो बैटिंग से तो पिछले मैच में कमाल किया, बॉलिंग से कुछ खास कर नहीं पाए हैं। होल्डर भी पिछले 3 मैच में केवल 1 ही विकेट ले पाए हैं, उसके पहले के हालांकि 3 मैचेस में 7 विकेटें लेकर के गए थे। बाकी मैथ्यू फोर्ड हैं, गुदाकेश मोती हैं, समार जोसेफ हैं, किसी की भी परफॉर्मेंस आप एक बात कतई नहीं कर सकते कि कंसिस्टेंट रही हो। गुदाकेश मोती जरूर ऐसी टीमों के खिलाफ बढ़िया बॉलिंग की है जहां पर थोड़ी सी स्पिन को मदद मिली हो, साथ ही साथ सामने की टीम स्पिन अच्छी ना खेली हो, लेकिन ओवरऑल बाकी मैचेस में कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। बेंच पर भी इनके पास जो ऑप्शन है वो उतने कुछ खास है नहीं जिनके बारे में आप उतना दिमाग लगाएं कि उनको लेके जाना है या नहीं जाना है। तो फिलहाल आगे आकर के हेड टू हेड की स्टैट्स देख लें तो हेड टू हेड में इंडिया के खिलाफ भी अगर आप देखेंगे ना तो ब्रैंडन किंग बढ़िया खेले हैं, ये एक बहुत बड़े ट्रम्प हो सकते हैं आज के इस मैच में। बाकी साई होप का बैटिंग एवरेज केवल 24 है, हेटमायर के केवल 23 का एवरेज है, 29 का एवरेज है रोमेन पावेल का। हालांकि इसमें हेटमायर के बारे में मैं बात जरूर करूंगा कि 23 का बैटिंग एवरेज होने का सबसे बड़ा रीजन है इनका लोअर ऑर्डर में आना बैटिंग में इंडिया के खिलाफ ज्यादातर मैचेस में। रोस्टन चेज के 5 मैच में 7 विकेट हैं, होल्डर के भी नंबर्स बहुत ही एवरेज हैं, लेकिन रोमारियो सेफर्ड के 8 मैच में 11 विकेट हैं। और स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में ज्यादातर कमाल इन्होंने किया, जहां पर केवल 11 का स्ट्राइक रेट है। सेकेंड इनिंग का स्ट्राइक रेट बहुत ही पुअर है, तो यहां से भी एक हिंट मिलता है कि कहां पर इनको ट्राई करना है। और बाकी बैटिंग ऑर्डर में ही अगर देखें बेंच पर जॉनसन चार्ल्स बढ़िया करते रहे इंडिया के खिलाफ। हालांकि देखना पड़ेगा या तो जॉनसन चार्ल्स खेलेंगे या तो ब्रैंडन किंग खेलेंगे, दोनों ही इंडिया के खिलाफ काफी बेहतर करते रहे हैं। तो दोनों में से जो भी खेलेगा ना, अगर आप एक तगड़ी रिस्की टीम बनाना चाहते हैं तो जो भी खेले, चाहे ब्रैंडन किंग या जॉनसन चार्ल्स, जो भी खेलता है उसको ट्राई तो कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना जो सजेशन होगा कि आज के इस मैच में रोस्टन चेज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर खेलते हैं तो इवन मैं जेसन होल्डर को भी उसी में काउंट करूंगा, रोमारियो सेफर्ड भी अगर खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग है तो ही मेरी टीम में सीधे आएंगे। और बाकी जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो रोमेन पावेल और सिमरन हेटमायर हो,
ब्रैंडन किंग हो, से होप हो, उसमें सिमरन हेटमायर, या साथ ही साथ आप से होप में से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। हालांकि मैं सिमरन हेटमायर को आपको ज्यादा भरोसे के साथ सजेस्ट कर सकता हूं कि आप इनको सीधे टीम में लेकर के जाइए, जिसमें अगर आप वेन्यू के भी आंकड़े इंक्लूड कर दें कि इस मैदान पर क्या परफॉर्मेंसेज रही इन प्लेयर्स की, जहां पर थोड़ी बहुत स्पिन को हेल्प मिलती है, तो यहाँ पर सारे के सारे ढेर दिखाई पड़ते हैं आपको। टॉप ऑर्डर के कोई भी बैटर इस मैदान पर खास कर नहीं पाए, केवल रोमन पावेल ने ठीक ठाक काम यहाँ पर किया है। रोस्टन चेज ने यहाँ पर काफी बढ़िया काम किया है जब बॉलर। बाकी सरफेन के 2 मैच में 50 रन है, 50 का एवरेज है। होल्डर और फोर्ड के आंकड़े आप देख सकते हैं, इसमें मैथ्यू फोर्ड ने फिर भी ठीक ठाक काम किया है, और हमारे सेफर्ड के नंबर इस मैदान पर भी काफी शानदार है। यहाँ पर समार जोसेफ, खुदा केस मोती के नंबर भी काफी ठीक ठाक है। लेकिन जो आपको मैंने अभी पीछे सजेशन दिया कि किसको वेस्टइंडीज की तरफ से कब लेकर के जाना है, उसी के हिसाब से आपको अपने फैसले करने हैं, जिसमें निश्चित तौर पर या तो सिमरन हेटमायर, या तो साई होप, और या तो अगर आप पूरी तरह से प्योरली आंकड़ों पर जाएं तो रोमन पावेल को भी आप ट्राई कर सकते हैं, तीनों में से कोई एक। और उसके अलावा रोमारियो सेफर्ड आपकी टीम में तभी आते हैं अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हो वेस्टइंडीज की टीम की तब। बाकी जेसन होल्डर को तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हाईली सजेस्टिव प्लेयर हैं, वो तो हमारी टीम में पक्के तौर पर होंगे। और बाकी बॉलिंग में निश्चित तौर पर ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई पड़ नहीं रहा। मैथ्यू फोर्ड को भी आप आंकड़ों के दम पर तो अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। रोस्टन चेज मेरे एक सेफ ऑप्शन होंगे। तो मेरे हिसाब से 3 से 4 ऐसे प्लेयर बन रहे हैं, जो भी चीजें अभी आपको मैंने डिस्कस करी उसके हिसाब से वेस्टइंडीज की तरफ से हमारी फैंटेसी टीम में आ पाएंगे। उससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन कोई आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। चाहे कोई भी आंकड़ा आप उठा लें, नंबर तो किसी के भी कैसे भी हो सकते हैं, कोई भी प्लेयर कभी भी चल सकता है, लेकिन वही 3 से 4 ऑप्शन, जिसमें से आपको मैंने बताया कि रोस्टन चेज हो गए, होल्डर हो गए, यही 2 सबसे सेफ ऑप्शन है जो कि सीधे टीम आएंगे। बाकी रोमारियो सेफर्ड और मैथ्यू फोर्ड में से कोई एक, सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो मैथ्यू फोर्ड, पहली इनिंग की बॉलिंग है तो रोमारियो सेफर्ड, और बाकी जो 3 और बैटर चाहे साई होप और रोमन पावेल, सिमरन हेटमायर में से कोई भी एक आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी इनकी वीकनेसेस बताने की ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, सीधे सीधे मैं कहूं तो स्पिन कोई भी डाल दीजिए ऑप्शन इनके सामने, ये लोग विकेट देते हैं। जिसमें इंडिविजुअल बात करें तो बुमराह ने भी और अर्शदीप ने भी और हार्दिक ने भी ठीक ठाक परेशान इन बैटर्स को कर रखा है। और बाकी कुलदीप के तो आपने आगे आंकड़े पीछे देखे ही थे हेड टू हेड में, वही बता देता है कि इन्होंने सारे बैटर्स को परेशान किया वेस्ट इंडीज की तरफ से। तो ओवरऑल हमको यही देखना पड़ेगा कि इंडियन टीम कितने स्पिनर्स लेकर के आती है आज के इस मैच में, उसी पर सारी चीजें डिपेंड करेंगी। 3 से 4 ऑप्शन हमारे पास वेस्ट इंडीज की तरफ से हैं, और निश्चित तौर पर इंडिया की तरफ से तो 8-9 ऑप्शन है जो कि हम टीम में लेके जा सकते थे, लेकिन उसमें से 7-8 ऑप्शन आप निश्चित तौर पर ट्राई करेंगे ही करेंगे। 8 और 3 का कॉम्बिनेशन बनता दिखाई पड़ रहा है, कॉफी हाईली पॉसिबल, अगर आप खास करके कुलदीप यादव आज के इस मैच में खेलते हैं तो। बाकी फेवरेट तो इंडियन टीम ही है मेरे हिसाब से, चाहे इतिहास में चले जाएं, चाहे अभी फिलहाल अगर आप स्टेबिलिटी की बात कर लें परफॉर्मेंस वाइज, तो इंडियन टीम ही इस मैच को जीतती दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिर भी ये तो देखना जरूरी है कि पिच कैसी होने वाली है, ओस आएगी या नहीं आएगी। यूज्ड पिच है तो कितने मैचेस उस पर हो चुके हैं, या फ्रेश पिच है तो वो अपडेट जो भी होगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा, वहीं पर फाइनल टीम भी दे दूंगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। बाकी वीडियो अगर आपने शुरू से अंत तक पूरा देख लिया है तो कोई भी डाउट वैसे भी नहीं बचेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।